तो जैसा कि आपने पहले वाले वीडियो में देखा था, पूल बनाया गया था, उससे इन्वेस्टर को पैसे दिए गए थे। अब इस पूल में तो बहुत सारे लोन होंगे ना, अलग अलग मैच्योरिटी के होंगे, अलग अलग कूपन के होंगे। तो अपन फिर कैसे निकालेंगे? तो इसी के लिए अपने पास कॉन्सेप्ट आया है वेटेड एवरेज कूपन और वेटेड एवरेज मैच्योरिटी, जो कि अपन यहाँ देखने वाले। मैच्योरिटी 1 to 3, आउटस्टैंडिंग बॉन्ड मॉर्टगेज बैलेंस, कूपन रेट और नंबर ऑफ मंथ्स टू मैच्योरिटी। ठीक है, तो अपन इसके हिसाब से जितना मॉर्टगेज लेफ्ट है उसके हिसाब से कूपन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज कूपन आ जाएगा, और जिस हिसाब से मॉर्टगेज लेफ्ट है उस हिसाब से मैच्योरिटी से कर देंगे तो एवरेज मैच्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, और प्री पेमेंट रिस्क का मैंने आपको बताया ही था, फिर से देख लेते हैं। सर्टेन रेट ऑफ प्री पेमेंट इज एक्सपेक्टेड। कॉन्ट्रैक्शन रिस्क क्या है? प्री पेमेंट फास्टर देन एक्सपेक्टेड। और occurs when interest rate have fallen, interest rate low, price high. तो प्रॉब्लम फॉर इन्वेस्टर, दे विल हैव टू री इन्वेस्ट फंड एट लोअर इंटरेस्ट रेट। तो वो अपना बेचने लग जाते हैं वो मॉर्गेज, और लोअर इंटरेस्ट रेट पे रीफाइनेंस करा लेते हैं। एक्सटेंशन रिस्क क्या है? प्री पेमेंट स्लोअर देन एक्सपेक्टेड। बैंक ने एक्सपेक्ट करा था 5 साल में आ जाएगा, लेकिन नहीं आया, तो वो एक्सटेंशन रिस्क है। इंटरेक्शन रिस्क है कि बैंक ने एक्सपेक्ट करा था कि 10 साल में आएगा, सेकेंड ईयर में ही गया। ऐसा occurs when इंटरेस्ट रेट हैव राइजन। एक्सटेंशन रिस्क क्या? जब इंटरेस्ट रेट राइज कर जाते हैं तो वो पैसा रोक के रखते हैं, कि वो आर्बिट्राज क्रिएट कर सकते हैं ना। वो अपना मतलब पैसा है, मान लो 1 साल के लिए भी रखा, बैंक को ना दे के दूसरे बैंक में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट ले लिया। एक्चुअल सिंगल मंथली मोर्टेलिटी रेट, SMM क्या है? परसेंटेज बाय विच प्री पेमेंट रिड्यूस द शेड्यूल मंथ एंड प्रिंसिपल बैलेंस। तो इसके बारे में जानेंगे अपन SMM के बारे में। SMM ये एक्चुअल पेमेंट हो जाता है, तो बैंक चेक करती है परसेंटेज कि उसका मंथ एंड में प्री पेमेंट जो बैलेंस था, मंथ एंड में जो प्रिंसिपल बैलेंस शेड्यूल था, वो कितने परसेंट से रिड्यूस हो रहा है प्री पेमेंट के कारण। और इसमें अगर एक्सपेक्टेड प्री पेमेंट बैंक देखती है, वो देखती है PSA बेंचमार्क के बारे की वजह से। और एक्चुअल जो पेमेंट हो जाता है जब बैंक एनालिसिस करती है, उसके बेस पे SMM के बेस पे करती है मंथली एनालिसिस, CRR के बेस पे करती है एनुअली एनालिसिस। अब थोड़ा इसका देखते हैं न्यूमेरिकल टाइप, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। बात ट्याऊं ट्याऊं कर रहे हैं उस पर कृपया ध्यान ना दीजिएगा। परसेंटेज रिड्यूसेस इन मंथ एंड प्रिंसिपल बैलेंस चेक करना है अपने को। 1 जनवरी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 10, शेड्यूल प्रिंसिपल पेमेंट है जन को 1, और एक्चुअल प्रिंसिपल प्री पेमेंट हो गई 1.5, और तो अपने पास आ गई 0.5 एक्स्ट्रा। और
और अपने हिसाब से होनी कितनी चाहिए थी, 10 - 1। कि अपन ने देखा कि प्रिंसिपल 10 है और शेड्यूल प्रीपेमेंट हो जाएगा 1 का, तो 9 बचेंगे एट एंड। लेकिन प्रीपेमेंट 0.5 की एक्स्ट्रा हो गई, तो इसका अपन देखेंगे परसेंटेज, प्रीपेमेंट एक्स्ट्रा देन एक्सपेक्टेड एंड ओपनिंग बैलेंस माइनस शेड्यूल प्रिंसिपल रीपेमेंट। ठीक है, यहाँ पे तो वो हो गई 0.50, 10 - 1, 5.55%। ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट प्रिंसिपल अपना मंथ के आखिरी में कम आएगा अगले मंथ से ना, प्रीपेमेंट प्रिंसिपल पेमेंट अगले मंथ से 5.55% से कम आएगा। मतलब चेंज हो गया, किसके कारण, ये 0.50 की प्री पेमेंट होने के कारण। ठीक है, और कंडीशन प्री पेमेंट रेट क्या है, एनुअलाइज वर्जन ऑफ एसेट। मान लो CPR है 6% फॉर एग्जाम्पल, mean that approximately 6% outstanding mortgage balance at the beginning of the year is expected to be prepaid by end of the year। मतलब अगर CPR 6% है तो ये कहेगा कि approximately 6% outstanding mortgage balance at the beginning of the year is expected to be prepaid by end। ठीक है, ठीक है, तो मतलब 1 करोड़ का टोटल मॉर्टगेज है और CPR अगर 6% है, तो ये शो करेगा कि 60 लाख रुपए का प्रिंसिपल इस साल के अंदर प्रीपेड हो जाएगा। PCA क्या है, पेमेंट बेंचमार्क, पब्लिक सिक्योरिटाइजेशन एसोसिएशन प्री पेमेंट बेंचमार्क, PCA। Assume that prepayment are low for newly originated mortgage and then speed up as the mortgage become। तो ये PSA अपने को एक बेंचमार्क दे देगा जिसके हिसाब से अपन CPR निकाल पाएंगे। ठीक है, PSA के बेंचमार्क के हिसाब से मान लो बेंचमार्क है 120 और परसेंट और CPR है 10%, तो अपन एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट के हिसाब से 12% मानेंगे कि इस साल 12% का प्री पेमेंट हो जाएगा एट द एंड ऑफ ईयर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लो कोलेटराइजेशन देखेंगे। MPTS मॉर्टगेज से बैक होता है और CMO MPTS से बैक होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखते हैं, ये मॉर्टगेज बैक टोटल सिक्योरिटी है, ये मॉर्टगेज से बैक है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टर ने आगे बेचा तो ये MPTS से बैक है। ठीक है, और MPTS में रीपेमेंट रिस्क का तो CM अभी ये मॉर्टगेज बैक टोटल सिक्योरिटी और मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटी। ठीक है, मॉर्टगेज बैक टोटल सिक्योरिटी मतलब मॉर्टगेज का पैक। ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हैव डिफरेंट टॉलरेंस ऑफ प्रीपेमेंट risk. Some are concerned with extension risk while other may want to minimize contraction risk। तो इसको कैसे कर सकते हैं, सीक्वेंशियल पे CMO और पैक्स। सीक्वेंशियल पे CMO क्या होता है, तो यहाँ पे चांसेस बना दी जाती है इन्वेस्ट CMO के द्वारा, चांस A, B एंड C, जिसमें प्री पेमेंट आफ्टर पेमेंट वैसे कर देते हैं। देखो
पे प्रिंसिपल टू सीनियर इन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। अब यहाँ पे एक्सटेंशन रिस्क कम हो जाएगा। यहाँ पे कोई एक्सटेंशन रिस्क होगा तो वो नीचे वाले में शिफ्ट कर देंगे, और प्री और कॉन्ट्रैक्शन रिस्क है वो प्रायोरिटी 1 को दे देंगे। ठीक है। ट्रांस ए शॉर्ट टर्म के लिए और ट्रांस बी एंड सी लॉन्ग टर्म के लिए। कॉन्ट्रैक्शन रिस्क बढ़ता जाएगा और एक्सटेंशन रिस्क इसमें बढ़ता जाएगा बाद वाले। अब ये पैसा जल्दी दे रहे हैं तो इसको एक्सटेंशन रिस्क कम है, और इसको पैसा लेट मिलेगा तो इसको कॉन्ट्रैक्शन रिस्क होने के चांसेस कम है। मतलब CMO विद पैक स्ट्रक्चर, प्लान अमोर्टाइजेशन क्लास, पैक ट्रांस और सपोर्ट ट्रांस। पैक ट्रांस क्या बनाएगी? इंटेंट इज टू प्रोवाइड प्लान एंड प्रिडिक्टेबल पेमेंट irrespective of prepayment. Extension risk low, contraction risk low. और support plans absorb prepayment risk, provide prepayment protection to peg plans. Contraction risk high और protection risk high। मतलब इसको तो बैंक उसी टाइम पे और वही रेट देने की कोशिश करेगी पेग ट्रांस को, और सारा रिस्क होएगा सपोर्ट ट्रांस का। पैसा जल्दी आ गया तो इसको मिलेगा, लेट आया तो इसकी जिम्मेदारी। देखो शेड्यूल रिसीट है 555, एक्चुअल रिसीट 12, 8 और देन 5, तो पैक को क्या मिलेगा 555, और इसमें सपोर्ट को 7 मिलेगा, इसमें सपोर्ट को 3 मिलेगा, सपोर्ट को 0 मिलेगा। सपोर्ट बी अ रिस्क ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड सेव पैक। अब इसमें 2 ही आ गया तब फिर थोड़ी दिक्कत होगी। 2 आया तो सब इसको मिल जाएगा, लेकिन फिर इसका भी पूरा नहीं होगा। वो इसकी भी तो थोड़ी रिस्क होनी भी चाहिए, थोड़ी रिस्क होगी, वैसे इतनी रिस्क नहीं। अब पैक विद कॉलर, इनिशियल कॉलर। अब सेफ पैक हैज इनिशियल ऑफ कॉलर ऑफ 100 से 300 PSA, पब्लिक सिक्योरिटीज एसोसिएशन। ये होती है स्पीड ऑफ पेमेंट, PSA बताती है। ठीक है। अगर PSA की स्पीड 100 से 300 रही तो पैक ट्रांस को अपना पूरा मिल जाएगा विदाउट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन रिस्क के। अगर ये स्पीड ऊपर नीचे हो गई, 100 से कम हो गई, तो फिर पैक को रुपए पहले मिल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन रिस्क, और इससे ऊपर गई तो फिर एक्सटेंशन रिस्क। देखो ये ना, मतलब पैक की स्पीड 100 से 300 के बीच में तो बैंक ने सिक्योरिटी दे दी, लेकिन अब स्पीड 0 से 50 हो गई, विदाउट एक्सेप्टेशन से बाहर गई, तो फिर पैक ट्रांस को ज़्यादा रुपए मिल जाएंगे अर्ली। और अगर स्पीड धीमी हो गई, मतलब 350 400 गई, उस हिसाब से कम रुपए मिलते जाएंगे, और सपोर्ट ट्रांस को इतने। जेट ट्रांस होती है मतलब जिसमें ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड तक कोई पेमेंट नहीं होती, ना इंटरेस्ट की ना और की। फिर उसके बाद वो क्यूड होते जाते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रिंसिपल दे दिया जाता है। मतलब ये जेड बॉन्ड की तरह हो गई जेड ब्रांच। ठीक है। और प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज पे ओनली प्रिंसिपल फ्रॉम कोलेट्रल पूल, इफेक्टिवली 0 कूपन सिक्योरिटी। मतलब इसमें खाली प्रिंसिप उसमें तो होएगी, लेकिन एक्स्ट्रा प्रिंसिपल मिल जाएगा। और इसमें प्रिंसिपल मतलब इसमें 100 के 110 रुपये मिलेंगे। ठीक है। और इसमें 90 पे करेंगे और 100 रुपये वाला होगा ये, मतलब इंटरेस्ट दोनों में मिल रहा है,
लेकिन प्रॉपर जेड बॉन्ड की तरह ये होएगा, जीरो कूपन बॉन्ड की तरह। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गए तो पहले इनको रुपए मिल जाएंगे और इनका मतलब रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा, और लेट हो गए तो लेस रिटर्न हो जाएगा। इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी है जो खाली इंटरेस्ट करेगी पे। अब इसमें अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया तो उनका प्रिंसिपल जल्दी आ जाएगा और कूपन डिक्रीज हो जाएगा और उनका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। फ्लोटिंग रेट ट्रांस क्या है? फ्लोटिंग रेट ट्रांस लिंक टू वेरिएबल रेफरेंस रेट ऑफ्टन सब्जेक्टेड टू कैप एंड फ्लो। इफ इंटरेस्ट फॉल कूपन पेड इंक्रीज। तो इसमें जो भी पेमेंट होगी ना अर्ली, वो कूपन के में ही दे देगी, फ्लोटिंग वाले में। मतलब प्रिंसिपल नहीं होगा, इंटरेस्ट में ही प्रिंसिपल को एडजस्ट कर देगी। ठीक है, छोटा सा रेसिडुअल ट्रांस बताया गया है जो सीएमओ की जूनियर ट्रांस होती है, और यहाँ पे थोड़ी समरी है। अब नेक्स्ट अपन सीएमबीएस पढ़ेंगे, और एमबीएस क्या होता है वो देख लिया अपन ने। रेसिडेंशियल एमबीएस देखा, फिर उसमें एजेंसी एंड नॉन एजेंसी देखा। नॉन एजेंसी अपने वाले में है नहीं, एजेंसी में अपने पास मॉर्टगेज बैक टोटल सिक्योरिटीज देखा, सीएमओ देखा। उसके बाद सीएमओ में उसके जाने के तरीके देखे, पैक्सपोर्ट देखा, ट्रांचेस देखा, एसपीवी देखा। कमर्शियल मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटी क्या है? ये रेसिडेंशियल मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटी है, बट ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ना होते हुए कमर्शियल प्रॉपर्टी है। मतलब कोई फ्लैट जिसमें रेंट आ रहा हो, वो है वैसा टाइप कुछ। होम ओनर पेड फॉर ईएमआई आउट ऑफ इट्स सैलरी। बिजनेस इनकम, सो असेस दैट एंड देन कंसीडर लोन टू। होम वाले में तो क्या होता था कि बंदा घर लिया है तो वो अपनी सैलरी या फिर बिजनेस की इनकम से रुपए दे देता है। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या होगा, जिसमें से इनकम जो जनरेट कर रही है, अपार्टमेंट, वेयर हाउस, शॉपिंग सेंटर, ऑफिस, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर के तो रेंटल इनकम आएगी और एक्सपेंस भी कम होंगे। सो असेस डेट एंड देन कंसिडर लोन टू वैल्यू। देर आर नॉन रिकोर्स लोन। नॉन रिकोर्स लोन क्या होते हैं? जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब जो कोलेट्रल बेच के भी नहीं करे जा सकते। अगर कोलेट्रल कम है तो कम है। तो ये थोड़ा कुछ बना रखा है, देखते हैं अपन। ये बस इसमें नाम बदले हैं इसने। बोरोवर बैंक लोन रिसीव और रुपए दे देगा। तो ये बैंक है वो रेसिडेंशियल मॉर्टगेज करती है, अब कमर्शियल मॉर्टगेज करेगी। पहले आरएमबीएस नाम था, अब सीएमबीएस नाम हो गया, बस यही। इफ यू आर thinking income generating property, then two things to look out while giving loan. Income generative ability, consider debt service coverage ratio, higher the debtors. रेंट उसका मतलब जो डेट है ना, डेट के इंटरेस्ट से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। बट इफ़ द ईएमआई डिफ़ॉल्ट, अब अगर रेंट डिफ़ॉल्ट हो गया तब क्या करें? कंसिडर वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी वर्सेस लोन गिवन। अब वो कितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वर्सेस कितने का लोन दिया। अगर ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई तो वो बेचनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, तो जितना कम होगा ये उतना बढ़िया होगा। और सेकेंड है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसमें अपन ऐसे निकालेंगे, रेंट इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग डेप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी टैक्सेस, इनकम टैक्सेस, रेंट इनकम से माइनस कर देंगे और फिर एनुअल ईएमआई पेमेंट निकालेंगे।
एक्चुअल इंटरेस्ट प्लस प्री प्रिंसिपल। तो ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होएगा? NOI वर्सेस एनुअल EMI चार्ज। दिस रेशियो इज फॉर इनकम एबिलिटी टू पे। और CMBS स्ट्रक्चर कॉल प्रोटेक्शन स्ट्रक्चरल लेवल sequential tranche. Senior tranche has lower credit risk versus higher tranche. Senior tranche has lower credit risk versus higher. Hence, risk. वैसे इसमें भी ट्रांच होंगी, सीनियर की क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा होगी क्योंकि उसका रिस्क कम है, और लोअर ट्रांच जूनियर कहलाती है, उसकी थोड़ी क्रेडिट रेटिंग लो होगी। लोन लेवल देखेंगे, प्री पेमेंट लॉकआउट। अगर उसने कह दिया कि 5 साल तक कोई प्री पेमेंट नहीं होगा, उसके बाद होना चालू होंगे, तो वो प्री पेमेंट पेनल्टी पॉइंट्स। प्री डिटरमाइंड पेनल्टी दैट ए बोरोवर हु वांट टू रीफाइनेंस मस्ट पे टू डू सो, ए पॉइंट इक्वल टू 1% ऑफ द आउटस्टैंडिंग। अब उसको पेनल्टी लगाई जाएगी अगर उसने इंटरेस्ट रेट कम होने पर चेंज कर दिया, और पेनल्टी इतनी होगी कि उसको इंटरेस्ट रेट उतना ही पड़ जाएगा, तो वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है। यील्ड मेंटेनेंस चार्ज मेक होल प्रोविजन इफ कंपनी कॉल बैक एक्स्ट्रा बेनिफिट एट दैट टाइम मस्ट गिवन टू इन्वेस्ट। अगर कंपनी ने बैक वापस ले लिया अपना, वो लोन वगैरह बंद करवा दिया, तो कस्टमर को या फिर इन्वेस्टर को बेनिफिट क्या? इंस्टेंट इज टू इन्वेस्टर इज दिस। तो फिर इंटेंट इन्वेस्टर का इंटेंट क्या होगा? वो इनडिफरेंट हो जाएगा बिटवीन प्री पेइंग वर्सेस नॉट। यहाँ पे आना तो बोरोवर का चाहिए था, ठीक है, लेकिन बोरोवर इनडिफरेंट हो जाएगा कि पहले पैसे दें या ना दें, उसको इक्वल चार्जेस लगा के इक्वल कर देंगे। डिफिशेंस प्रीपेमेंट पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल repaid is reinvested into T-bond instead of prepaying to investor. The return from T-bond is to paid to investor. Borrower provides sufficient fund that the return of the investor remaining certain constant. Once that can be showed the investor return constant, then the concept of deficiency will be take care of. डेफिशिएंसी का शायद आगे डायग्राम बनाया हुआ है। तो इसमें क्या है? प्री पेमेंट पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल रीपेड इज री इन्वेस्टेड टू रीबोन। जो मतलब प्री पेमेंट अगर पहले हो गई या फिर प्री पेमेंट हो गई प्रिंसिपल की, तो वो टी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, और फ्रॉम टी बॉन्ड इज टू पेड इन्वेस्टर, और टी बॉन्ड का इंटरेस्ट जो आएगा वो इन्वेस्टर को दे देंगे। तो बोरोवर प्रोवाइड सफिशिएंट फंड दैट द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर रिमेन। तो बोरोवर इतने फंड प्रोवाइड करना होगा कि इन्वेस्टर का रिटर्न कांस्टेंट रहे, और जब ये श्योर हो जाएगा कि इन्वेस्टर का रिटर्न कांस्टेंट है, तो देन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिडेंसी विल केयर। ये कहते हैं कि इन्वेस्टर का रिटर्न कांस्टेंट होना चाहिए। बलून मैच्योरिटी प्रोविजन क्या कह रहा है? जनरली कमर्शियल लोन बैकिंग CMBS, ठीक है। बलून पेमेंट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? मेजर पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल रीपेमेंट इज एट द एंड, इफ डिफॉल्ट देन लोन गेट इंटेंड, hence as extension risk balloon
तो एक्सटेंशन रिस्क को ये बलून रिस्क का नाम दिया है यहाँ पे, और कुछ नहीं। द लेंडर में एक्सटेंड द लोन ओवर ए पीरियड known to as the lockout period. In doing so, the lender may modify the original term of the loan and charge a higher interest rate. अगर उसने एक्सटेंड कर दिया लोन को तो वो पीरियड कहेगा कुकआउट पीरियड, और इसमें लेंडर क्या करेगा, चार्ज करेगा हाइयर इंटरेस्ट, और उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग द वर्कआउट पीरियड। ठीक है, ये देखो यहाँ थोड़ा है, से लॉन्ग टर्म लोन फॉर 30 ईयर एंड ऑन 30th ईयर 80% ऑफ इंटरेस्ट हैज़ टू रिसीव। इफ प्रिंसिपल कांट पेड, लोन हैज़ टू एक्सटेंड। मान लो 30 साल का एक वो था, लॉन्ग टर्म का बोन था, उसने 30th ईयर पे इंटरेस्ट 80% दे दिया पूरे साल, लेकिन प्रिंसिपल नहीं दिया, तो वो बलून रिस्क है। अब उसने 5 साल अपना एक्सटेंड किया तो उसको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा अब, और इन दिस 5 ईयर इंटरेस्ट रेट शुड बी हायर। तो यहाँ पे 20% इंटरेस्ट था, तो यहाँ 20% इंटरेस्ट यहाँ आ चुका था, 80% यहाँ दे दिया, तो इंटरेस्ट तो इसने पूरा दे दिया, और बलून रिस्क रह गया, इसका मतलब प्रिंसिपल नहीं दिया, तो वो 5 साल बाद देगा, लेकिन इस पर इंटरेस्ट भी हाई लगेगा।